पहली बात तो मेरे मदर फादर का कॉन्फिडेंस इतना हाई था पूरी प्रोसेस में कि मुझे एक सेकंड के लिए भी मुझे रियलाइज नहीं करवाया उन्होंने कि अक्षता आप नहीं कर सकती। मैं ऑनेस्टली बोलूंगी कि मैंने कभी कोचिंग नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए थोड़े इंटरनेट के प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं लिंकिंग लॉस जब प्रीलिम्स होती थी और वो इंटरव्यू में रिजल्ट आपका आया कि अच्छा नहीं हुआ, और फिर प्रीलिम्स 12 दिन 15 दिन के गैप में, तो यू नीड समवन टू एक्सप्लेन यू होल बेयर एक्टिंग, फ्यू लाइंस या फिर कुछ समय की अवधि में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और इनकी रिटायरमेंट को जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर्ड करा, ऐसी भगवान से हमेशा मेरी जी थैंक यू वेरी मच सर। आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर एक और गुड न्यूज और एक गुड पर्सनैलिटी के साथ में आपके बीच में बहुत सारी बातें करने वाला हूं। पता है, एक इंसान जो है ना अपने जैसे किसी किरदार से जितना प्रभावित होता है, जितना इम्पैक्टफुल होता है, शायद उतना तो किसी और से भी नहीं होता। आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, जज बनना चाहते हैं, ऐसे केस में वो कैंडिडेट जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर अभी जुडिशरी को हासिल किया है, वो अगर आपके सामने आए, अपनी बात आपको बताया, तो शायद कहीं की वो एक अलग ही अपने वाली प्रेरणादायक और इंस्पिरेशनल होता है। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए अभी मैं आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं अक्षता जी को। इनके बारे में आपको थोड़ी बातें बताऊं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो 3 बार ठोकर खाई इन्होंने अपनी लाइफ के ऐसे दौर में, 3 बार, वो भी पता है कहां पे, इंटरव्यू के पास में आकर। ये इनका चौथा अटेम्प्ट और चौथा इंटरव्यू था। अब आप सोचो कि एक कैंडिडेट पहली बार इंटरव्यू में रहेगी, दूसरी बार रहेगी, तीसरी बार रहेगी, तो चौथे इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जज्बात और इनका जज्बा वो किस लेवल का होगा। लास्ट इंटरव्यू के सिर्फ 0.75 मार्क्स से इनका स्कोर जो है वो कम पड़ गया था। अदरवाइज शायद ये जज साहिबा हमें आज नहीं 1 साल पहले ही है जो स्क्रीन पर दिखाई देती। लेकिन कोई बात नहीं, जब समझते हैं कि क्या रहा इनकी हिम्मत को इतनी मेंटेन करने का जो सीक्रेट है वो। सो हेलो अक्षता जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। अभी आपको जो है हमारे सारे कैंडिडेट जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आपसे मैं इस टॉपिक पर खुल के बात करूं। जज बनने का सफर तो हम बात करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी का भी एक अलग सफर होता है। तो जज बनने के सफर के साथ जिंदगी का सफर भी होता है, तो उसको किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर से हैं आप, करेक्ट? जी सर। एग्जैक्टली। और आपने रायपुर NLU से अपना LLB जो है कंप्लीट कर रखा है। जी सर। ओके। तो अक्षता जी, ये जो आपका ड्रीम था अपने आप में कि जुडिशरी के अंदर जाना, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ पर आपने फाइनली डिसाइड कर दिया कि मेरे को तो इसी लेवल के अंदर इसी आगे बढ़ना है? शुरुआत कहाँ से होता है? सर मैं 12th स्टैंडर्ड में जब क्लैट की तैयारी कर रही थी, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा था, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर से काफी क्लोज थी। इनफैक्ट पेरेंट्स से ज्यादा मैंने टाइम स्पेंड अपने ग्रैंडफादर से के साथ किया है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने मुझे इतना अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं NLU में एडमिशन लेती हूँ तो मुझे किस लीगल प्रोफेशन में जाना चाहिए जहाँ पे मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी। तो ही डिडंट टेक इवन अ सेकेंड, और उन्होंने कहा कि अक्षता आप एक अच्छी जज बनोगी। तो वो चीज मेरे दिमाग में तब से बैठ गई थी। लेकिन एक क्यूरियस माइंड रहता है, हम जब 18 इयर्स के होते हैं हम चाहते हैं कि वो एक कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर जो एक लॉ फर्म्स में होता है वो एक्सप्लोर करें, या फिर कोर्ट्स में जो एडवोकेट्स का जो करियर होता है वो कैसे आगे जाता है वो भी एक्सप्लोर करें। तो मैंने सारी चीज एक्सप्लोर करी थी, बट 3rd ईयर तक आते आते मुझे ये विश्वास हो गया कि जुडिशरी जितना मुझे अट्रैक्ट करता है, जो काम एक जज को करना मिलता है, वो उससे जो मुझे एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो मुझे बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। जो सुकून जुडिशरी से मिल सकता है वो शायद वकालत वगैरह से नहीं होता। ये आपने 3rd ईयर में फाइनल कर लिया। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, कितने होशियार है ये। इनके पापा जी SBI के अंदर जॉब करते हैं, दादाजी लेक्चरर है, समझना मेरी बात को, ठीक है।
तो इनको बचपन में 12th क्लास के अंदर ही इनका माइंड इतना खतरनाक चलता था, यार पापा को इतना नॉलेज है तो पापा के पापा को कितना नॉलेज होगा, तो मैं सीधा 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 उन्हीं से जो गाइडेंस है जो ले सकती हूँ। तो आपने डायरेक्टली दादाजी से ही पूछ लिया, दादाजी बताओ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ से आपका Yes, शुरुआत होता है कि आपने कहीं के जी लिए सर। जुडिशरी के प्रति आगे बढ़े, और थर्ड जी ईयर सर। तक जो भी आपने इंटर्नशिप वगैरह की वगैरह, उसके बाद ये डिसाइड कर लिया कि मेरे जुडिशरी में जाना। हाँ चलो जी सर। यहाँ से जी सर। आपका मामला जो स्टार्ट होता है। अच्छा अक्षिता जी, मैं बात करता हूँ, ये आपका चौथा अटेम्प्ट है। हाँ जी सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों बार आप इंटरव्यू लेवल तक आगे गए हो, इंटरव्यू लेवल आपने फेस किया है, करेक्ट? जी सर। जी सर। तो क्या ये अक्षिता जी जो जिनसे मेरी बात हो रही है, क्या ये टूटते नहीं थे? क्या ये रोबोटिक है क्या? मतलब इनके अंदर कोई फीलिंग विलिंग नहीं होती थी कि इंटरव्यू के अंदर बंदा गिर जाता है तो वापस उठने का अचानक हिम्मत नहीं होता है? तो और एमपी का मामला ऐसा होता है कि इंटरव्यू खत्म, वापस आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स का डेट तैयार। तो ये रोबोटिक पर्सनैलिटी है आपकी, या फिर कुछ हौसले बड़े बुलंद थे? सर पहली बात तो मेरे मदर फादर का कॉन्फिडेंस इतना हाई था पूरी प्रोसेस में कि मुझे एक सेकंड के लिए भी मुझे रियलाइज नहीं करवाया उन्होंने कि अक्षिता आप नहीं कर सकती। वो मुझे हमेशा से ये कहते थे कि एग्जाम्पल्स देते थे काफी, क्योंकि आईएएस में भी यूपीएससी में भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट हो जाते हैं, काफी नेचुरल है ये। इसको बहुत ज्यादा एक टैबू बना दिया है जुडिशरी में कि अरे फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, नहीं हो रहा है तो एक स्विच कर लो फील्ड। पर क्यों फील्ड स्विच करना है? क्या ये इमेजिनेशन में नहीं आता कि अगर आप जज बन गए तो उसके आगे की जो आप 50-40 इयर्स की लाइफ है उसमें आप कितना कुछ कर सकेंगे? तो वो एक लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे तो ये कुछ एक दो फेलियर से आप अफेक्ट नहीं होंगे। आप लोगों को पता है अक्षिता जी के इस आंसर के अंदर दो बहुत प्यारी बातें छुपी हुई है, ध्यान से सुनना। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यूपीएससी के अंदर एग्जाम होते हैं, वहां पे भी तो कैंडिडेट फेल होता है, वहां पर भी तो अटेम्प्ट लगते हैं, बट वहां पे इतना ज्यादा हवा नहीं बनाया जाता जितना हवा हमारे जुडिशरी में बना हुआ है कि अरे यार इसने तो 2 अटेम्प्ट दे दिया, अभी तक इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट दे दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपने कहीं की एक वो स्पिरिट बना के रखी, भाई मेरे को भी तो जुडिशरी बनना है, तो मेरा जज का लेवल को यूपीएससी से कम तो है नहीं। जी एक तो ये सर। चीज, और दूसरी आप लोगों ने इनकी प्लस पॉइंट देखा होगा कि ये अपने माइंड के अंदर एक और चीज लेके चलते थे कि अगर बन गए तो क्या होगा, अगर सेलेक्ट हो गए तो क्या होगा। अक्षरा जी अगर मैं इसको चीज को लिंकिंग करूं तो हमारे सीपीसी के अंदर एक प्रोविजन है ऑर्डर 8 रूल 6 का, सेट ऑफ का, है जी ना? सर। तो जब जब नेगेटिव बात दिमाग के अंदर आए तो उस समय हमें उसको सेट ऑफ करना चाहिए पॉजिटिव बात से पॉजिटिव से, कि भाई यस अगर सर। सेलेक्ट नहीं हुए तो ये हो गया, लेकिन सेलेक्ट होते तो क्या क्या हो जाता। क्या होता? यस सर। अगर मैं कुछ सेकंड के लिए उसको इमेजिन आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या क्या इमेजिन करते थे कि सेलेक्ट होने के बाद क्या क्या होगा? मतलब कुछ ऐसी कुछ बातें हैं कि मेरी नेम प्लेट लगेगी वगैरह, ऐसा कुछ ही भाव? सर एक 21-22 इयर्स के बच्चे तो यही इमेजिन करेंगे कि हाँ आपके पास फैसिलिटीज होगी या फिर नेम प्लेट होगी आपकी कार के ऊपर। लेकिन जब थर्ड अटेम्प्ट में मैं आ गई तो एक थोड़ा सा ठहराव आ गया, मेरा थोड़ा उद्देश्य कुछ और हो गया। मुझे प्रोसेस में पता चला कि आपका उद्देश्य राइट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाला आपकी हेल्प करे तो आप ऐसे मटेरियलिस्टिक चीजों से अट्रैक्ट होने की बजाय आप ये सोचिए कि अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बन गए तो आप डेली बेसिस पे कितने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर पाएंगे और आपका नॉलेज किस चीज के लिए यूज में आ पाएगा। तो जब आप ये सोचेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि आपकी जरूरत कितने लोगों को है और एक इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन को है जो जुडिशरी जैसा है। मतलब इन्होंने कितनी बड़ी बात इतनी सहजता से कह दी। मैं तो खुद अक्षता जी आपसे ये चीज अब सीखूंगा, है ना, कि कई कई बार कैंडिडेट कुछ चीजों को किस तरीके से पॉजिटिव लेता है। मैं लालच देता हूँ कैंडिडेट्स को, मैं ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूँ। मैं कई बार स्टूडेंट को लालच देता हूँ, देखो तुम जज बन गए तो तुम्हारा क्या लेवल होगा, अपने आप में कोर्ट के अंदर तुम्हारा 4 फीट हाइट के ऊपर तुम्हारी चेयर लगने वाली है, वो लगने वाला है। लेकिन आज के बाद ये तनसुख पालीवाल कुछ नया सोचेगा, जो कि अक्षता जी सोचा करता है कि अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाला आपकी मदद करे तो मटेरियलिस्टिक चीजों से हटकर एक अपना एक गोल है जो बना हुआ है। आप सब लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इतना इनका इतना जो आइडियल सोच है वो आपको कैसा लगता है। वाकई के अंदर जज बनने से भी पहले ऑलरेडी एक जज इनके अंदर बन चुका था। आप लोगों को भी ये फील होता है कि नहीं होता, मुझे कमेंट में बताना। अक्षिता जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के ये जो चीज थी उसने आपको आगे रहेगा। हाँ जी सर। प्रैक्टिकल एक बात, आप 3 अटेम्प्ट लास्ट में आपके लगे, आपने आरटीआई से अपनी कॉपीज मंगवाई? हाँ जी बिल्कुल सर, आरटीआई से मैंने कॉपी भी मंगवाई
और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं टॉपर से मैं कंटिन्यूअसली अपने फ्रेंड से कांटेक्ट मैंने ये बहुत हार्श साउंड कर सकता है, लेकिन मैंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया था, सिम ब्लॉक थी मेरी 3 साल तक। लेकिन मैं अपना इंटरैक्शन सिर्फ़ उन लोगों से करती थी जो इस एग्ज़ाम को निकाल चुके हैं या फिर मुझे विश्वास है कि वो लोग निकाल लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करती थी, जिन लोगों का हो जाता था कि आप प्लीज़ आरटीआई निकलवा दीजिए, मुझे कॉपी की ज़रूरत है। तो बहुत सा बार डिनाय भी लोग करते हैं क्योंकि वो उनकी ऑब्वियस रीज़न्स होते हैं। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, कोई ना कोई होगा जो आपके लिए कॉपी निकलवाएगा एंड जस्ट कंपेयर द कॉपी उसकी और आपकी कॉपी कंपैरिज़न करिए। एक बार जब कंपैरिज़न आपने कर ली, तो आपको डेफिनिटली पता चलेगा कि अच्छा, आपको इतना और लिखना है या फिर यहाँ-यहाँ आपकी कमियाँ हैं, बिना कॉपी देखे आप फिगर आउट नहीं कर पाएँगे कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और वो जो टॉपर है, वो टॉपर क्यों है, ये भी आप नहीं जान पाएँगे। 2 सवाल, एक थोड़ा हार्श है, मेरे लिए हार्श हो सकता है और एक सवाल जो बड़ा जनरल है। आपने कहा कि आपने सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, 3 साल तक, बाहर की दुनिया से नो कनेक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपने लिंकिंग लॉ के यूट्यूब चैनल्स को ही अनसब्सक्राइब कर दिया हो, ऐसा तो नहीं किया था कहीं? नहीं सर, ये सब तो ज़रूरत थी उस थैंक टाइम गॉड पे। मतलब मुझे लंबी सांस आ रही है कि चलो भाई कोई बात नहीं, बाकी सब कुछ ब्लॉक किया लेकिन उसको तो आपने कंटिन्यू रखा ना। हाँ सर, क्योंकि आपको मुझे बस बेनिफिट लेना था मुझे क्योंकि सब कुछ मैं नहीं पढ़ सकती, कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा होता है जो आपको कहीं ना कहीं रह जाता है, तो आप चीजें देख के और या चीजें पढ़ के या किसी और से समझ के आपको हमेशा एडिशन ही होता है, तो इट्स ऑलवेज अच्छा, यूजफुल थिंग फॉर यू। अक्षता जी एक रियलिटी के पॉइंट में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप जज बन चुके हैं तो आप चीजों को बेहतर से समझ भी पाएंगे और शायद समझा भी पाएंगे। कैंडिडेट्स 1980 के कंपटीशन के तरीकों को आज के कंपटीशन में यूज नहीं कर सकता, एग्री है ना? यस सर, यस हमें सर, कहीं की जो है कुछ चीजों को स्मार्ट वे में लाना पड़ता है, यस सर, यस सर। चाहे आप इसको एक मेडिटेशन के फॉर्मेट में लाओ, चाहे आप इस चीजों को आपस में लिंक करके लाओ, है ना? हाँ जी जैसे जी मैं सर, जी एग्जांपल दो, प्रीवियस कन्विक्शन है तो हम इसको कई तरह के सेक्शन से लिंक कर देते हैं। जी जी सर, जी सर, 98 हो गया, 320 हो गया, है ना? जी जी सर, जी। 360 हो गया, इस तरीके से। तो क्या ये जो लिंकिंग हम लोग करते हैं, व्हाट डू यू थिंक? आपने देखो आरटी की कॉपीज भी निकलवा रखी है, कंपेयर भी कर रखी है, एग्जाम भी दे रखे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हम लिंकिंग करते हैं वाकई में हेल्पफुल होती है स्टूडेंट के लिए? व्हाट्स योर आंसर? जब मैंने कॉपीज अपनी देखी जब फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो हालांकि मेरा निकल गया था, वो बात अलग है, लेकिन जब वो 11 मार्क्स की फाइनल सिलेक्शन से तब भी मेरी गैप थी और वो मुझे इसीलिए मुझे पता चला कि जो पेपर 1 पेपर 3 में है, ये हर एक बच्चे का स्ट्रॉन्ग है। आप मान के चलिए जो मेंस लिख रहा है वो पेपर 1 पेपर 3 में डेफिनेटली अच्छा स्कोरिंग करेगा, पर अच्छा और बहुत अच्छे में डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि एक बच्चा है वो एक सेक्शन कोड कर रहा है, लेकिन जो टॉपर है वो उसके साथ-साथ उससे रिलेटेड बाकी सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शन भी लिख रहा है। तो इसीलिए उसको हमेशा एक एज रहती है और हर एक आंसर में जब वो 2-2, 3-3 या 1-1 मार्क भी आपसे ज़्यादा ला रहा है, तो मिला-जुला के कुछ 15 से 20 मार्क्स उसके ज़्यादा आ गए हैं पेपर 1, पेपर 3 में। तो इसीलिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो हमें बस ये याद रखना है कि जितना पॉसिबल हो हमें उससे रिलेटेड सारे सेक्शंस लिखने हैं और आजकल अगर आप देखेंगे तो जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो लोग इतने अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं। अच्छे आंसर से मतलब यही है कि वो बेयर आर्ट की लैंग्वेज लिख रहे हैं, सारे पॉसिबल सेक्शंस लिख रहे हैं लिंक करके, केसेस और इलस्ट्रेशन एक केस पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता केस पे लिखने की। इर्रेलेवेंट चीज़ें पता नहीं लोग केस और कमेंट्री पढ़ने में बैठ जाते हैं। मैं तो मानती हूँ कि अगर आपने बेयर एक्ट अपनी एक्सपर्ट कर ली, बेयर एक्ट पे कमांड बहुत अच्छा कर लिया, तो प्री मेंस और इंटरव्यू में आप कहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि इलस्ट्रेशन काफ़ी सफिशिएंट होते हैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। हाँ, जजमेंट राइटिंग के लिए हम थोड़ा-सा एविडेंस अ, अच्छे से इलैबोरेटली पढ़ना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स बट के लिए आई ओवरऑल वुड जो है से हमें बेरेट को ही अपना सब कुछ बनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आप सब लोग सुन लो, रोज आपसे कहता हूं ना, मानते नहीं हो मेरी बात। आज सेलेक्टेड कैंडिडेट से सुन लो, आपके लिए, हम सब के लिए बेरेट इज एवरीथिंग। 100 में से अगर 80 नंबर का पेपर हमारा सिर्फ और सिर्फ बेरेट कवर कर सकता है तो हमें इसको बिल्कुल स्ट्रांग बनाना चाहिए। केसेस अनसर्टेन है, मुझे ऐसा लगता है अक्षता जी कि केसेस जो है अपने आप एक जुआ भी होता है। हाँ आप जी सर। इतने सारे पढ़ के चले जाओ फिर भी श्योरिटी नहीं है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो जहां पे सर्टेनिटी कम है वहां पे थोड़ा सा कम लेबर वर्क किया जाए
और बाकी जगह पे गया है। तो इसीलिए अदर ऑथर्स बुक पढ़ने की रिप्लाई का दिमाग लगाने की बजाय पहले अपना बेरेट को बनाए। हाँ ठीक है, कभी आपके पास फ्री टाइम है वगैरह, आप जाना चाहते हो तो आप जो है किसी बुक को रेफर है जो कर सकते हो। तो आपने किसी तरह का कमेंट्री वेमेंट्री अदर ऑथर की बुक्स में दिमाग नहीं लगाया एक्सेप्ट द बेरेट, वी कैन से अक्षता जी। सर जजमेंट राइटिंग के लिए मैं ये चीज देख रही हूँ क्योंकि मैंने काफी एस्पायरेंट्स के टच में रही हूँ इन 4 साल में। होता ये है कि बच्चे सिर्फ जजमेंट राइटिंग पेपर सॉल्व करने से डायरेक्टली लास्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हैं, या फिर उसके जजमेंट कैसे लिखे हैं ऑथर्स ने वो देखने बैठ जाते हैं। पहले एविडेंस क्या कह रहा है, कमेंट्री मैंने अवतार सिंह पूरी पढ़ी थी और वो भी 4th अटेम्प्ट में पढ़ी, तब मुझे उसका बेनिफिट मुझे पता चला जब मेरे मार्क्स आए जजमेंट राइटिंग में। ऑब्वियसली मतलब जजमेंट राइटिंग का बेस यही है कि आपको एविडेंस एप्रिशिएट करने भी आते हो। आते हो एग्जैक्टली, क्योंकि वो आप वहां पे अगर कन्विक्शन की बजाय एक्विटल करके आ गए, एक्विटल की बजाय कन्विक्शन करके आ गए, ये भी एक थोड़ा सा चल रहा है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स या बच्चे ऐसे करते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, बट टाइम एंड अगेन मैंने कॉपीज देखी हैं और मुझे पता है कि अगर आप सही रिजल्ट नहीं देंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स, क्योंकि आप ऑपोजिट रिजल्ट दे के कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। हाँ वो क्वेश्चंस अलग है जो कि आपको एक बैलेंस क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप कन्विक्शन भी कर सकते हैं और एक्विटल भी कर सकते हैं, लेकिन सही रिजल्ट देने के लिए एविडेंस का पूरा अवतार सिंह पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि टीआईपी की वैल्यू क्या होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की, या फिर सीजर विटनेस की क्या वैल्यू होती है, और ये सब कुछ 1-2 दिन में आप कहीं से शॉर्टकट में थियरी पढ़ के नहीं जान सकते। मैं अक्षता जी की बात को थोड़ा सा और आप लोगों को क्लेरिफाई करता हूँ। अक्षता जी ये कह रहे हैं जैसे अपन जजमेंट लिखते हैं, जजमेंट लिखते समय कई बार क्या होता है उसका एक्चुअल में रिजल्ट आना चाहिए कन्विक्शन, बट आपने कर दिया एक्विटल, लेकिन आपने जो है बीच में जो भी एविडेंस एप्रिशिएट करने थे वो अपनी तरीके से किया है। अब ये फैक्ट है कि कई जगह पे अलग अलग टीचर्स वगैरह भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपने कंक्लूजन गलत दिया लेकिन अगर आपने अंदर के पॉइंट लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने कंक्लूजन गलत दिया इसका मतलब आपने उन एविडेंस को अलग एंगल से यूज किया होगा, जिस पर्पस के लिए वो एविडेंस का रिलेवेंसी होता है आपने नहीं बताया कि कोई और रिलेवेंसी उसका इररिलेवेंसी बताया होगा, तभी तो आपका रिजल्ट अल्टीमेटली अलग जा रहा है। तो कहीं कहीं हमारा रिजल्ट जो है वो क्या करता है, ये शो करता है कि भाई तुमने बीच में क्या लिखा होगा। अब इस चीज को लिंक कर लो जुडिशरी के रिजल्ट से। अब जुडिशरी का रिजल्ट अगर प्लस में चले गए, पास हो गए, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी तब पास हुए, लेकिन वही अगर नेगेटिव रह जाता तो कहीं हमारी प्रिपरेशन गड़बड़ है। तो जिस तरीके से रिजल्ट के कारण आपकी प्रिपरेशन को वेटेज नहीं दिया जाता, उसी तरीके से जजमेंट राइटिंग के अंदर कंक्लूजन गलत है तो आपके बीच वाले जो आपने रिजल्ट डिटर्मिनेशन वगैरह पॉइंट लिखे हैं वो इतने आपका स्कोरिंग नहीं कर पाता। करेक्ट अक्षिता जी? यस सर डेफिनेटली करेक्ट। अक्षिता जी आपके अंदर जो है आपने एक बात कही थी और मैंने उसको ऑब्जर्व भी किया था, एक सेल्फ स्पीकिंग एटीट्यूड आप फॉलो करते हो, खुद से बातें करने वाला। मतलब जहां तक मैं जानता हूं कि आप ऐसा करते थे कि छत पे चले जाते थे और छत पे जाके जो है बड़बड़ाते थे, खुद से बातें करते थे, ये वो वगैरह, जैसे रात के समय भूत प्रेत नहीं करता है वैसे वैसे आप छत पे जाके करते थे। क्या ये सही है या ये अफवाह है? सर मुझे तो खैर ये बहुत प्रोडक्टिव एक्सरसाइज लगती थी, क्योंकि आजकल इतने बिजी एटमॉस्फेयर में या सोशल नेटवर्किंग पूरे एटमॉस्फेयर में हम लोगों से बात करने में शायद इतने ज्यादा अपना टाइम गवा देते हैं कि अपने आप से बात करना भूल जाते हैं, और इससे आपको क्लैरिटी आती है माइंड में कि आप क्या कर चुके हैं, आपको क्या करना बाकी है, या आप अल्टीमेटली क्या करना चाह रहे हैं, आपको अंदर से खुशी मिल रही है या फिर एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो आप कर रहे हैं। ये सब चीजें तो आप इतने बिजी शेड्यूल में रह के नहीं जान पाएंगे, तो इसीलिए अपने आप को टाइम देना तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है और खुद से बातें करना चाहिए भाई तुम्हारा क्या लेवल चल रहा है, इससे सेल्फ क्लेरिफिकेशन है जो आता है। एक प्रैक्टिकल बात आपसे बोला, अभी तक आपने हमको 3-4 बातें बताई, आरटीआई की कॉपी से कंपेयर करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई लिंकिंग वाला मामला जरूरी होता है, सेल्फ स्पीकिंग एटीट्यूड रखना भी अपने जरूरी होता है। आपकी एक और अच्छी आदत है, आप अपनी कमियों को नोट डाउन करते हो, लिखा करते हो। जी सर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपनी वॉल पे बड़े बड़े अक्षरों में पेपर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 और 4 हुआ उनके कॉलम बनाए थे, और उसके बाद में मैं लिखती थी कि पेपर 1 में इम्प्रूव करना है, मुझे लेंथ ऑफ आंसर्स बढ़ाना है, तो मैं लेंथ लिख के छोड़ देती थी। पेपर 2 में मुझे इंक्रीज करना है, मेरी वोकैबुलरी और ग्रामर अच्छा करना है क्योंकि मुझे वहां कम मार्क मिले, तो वो मैं बड़े बड़े अक्षरों में वो लिखती, कमियों को बकायदा नोट डाउन करके रखते थे। नोट डाउन, और वो ऐसी जगह पे मैं लिखती थी कि वो मुझे शायद मैं सो के उठूं और सबसे पहले मुझे वही दिखे।
तो वो आपको रोज रोज जब दिखता है तो वो आप अनकॉन्शियसली आप उसकी तरफ काम करने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली बहुत बहुत बड़ी बात बताई यहाँ पे इन्होंने कि हमें अपनी वीकनेसेस को मेंशन करना चाहिए। अक्षता जी, मैं कई बार स्टूडेंट कहता हूँ कि जैसे अभी कोई लिंकिंग चार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, मैं हाँ ये जी कहता सर। हूँ कि तुम्हारे स्टडी रूम की अगर खाली दीवारें हैं तो वो नहीं बोलेगी, लेकिन अगर दीवारों पे कंटेंट होता है तो बोलता है ना? हाँ जी सर, उसी बिल्कुल। तरीके से आपने अपनी कमियों को दीवारों पे लिख दिया है, कहीं पर भी मेंशन कर दिया, जो आपके लिए इजीली कॉन्सिपिक्यूअस, ये वर्ड यूज करते हैं ये अपन सीपीसी सीआरपीसी के अंदर, तो यस सर। कॉन्सिपिक्यूअस प्लेस ऑफ योर स्टडी रूम, वहां पर आपने उनको चिपका दिया तो मान के चलो कि वो चीज सामने आती है और फिर आप उनको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका माइंड उनको रिमूव करता है, हटाता है, आपसे कमियों को दूर करता बिल्कुल सर, बिल्कुल है। सर। ये आदत भी आपको इनकी फॉलो करनी चाहिए। एक प्रैक्टिकल सवाल, थोड़ा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुना और मैं आपसे एक बोल्ड आंसर यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ अक्षता जी। जनरली इस तरह के कन्वर्सेशन में इस बात को नहीं किया जाता, बट मैं चाहता हूँ कि रियलिटी का मुद्दा आपके सामने आए। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो लड़की थोड़ी सी फेयर है ना, जो गुड लुकिंग टाइप की है, अगर वो कॉलेज में जाए, ऑफलाइन क्लासेस में जाए, कहीं पर भी जाए, अगर जाए, तो डिस्ट्रैक्शन नाम का प्राणी उसको छोड़ता नहीं है। डिस्ट्रैक्शन मतलब कई जो लोग होंगे, कुछ नोटोरियस बॉयज वगैरह भी होंगे, अब चाहे वो इम्प्रेस करने के चक्कर में करे, चाहे प्रपोज करने के चक्कर में करे, चाहे मोबाइल नंबर लेने के चक्कर में करे, कुछ न कुछ एफर्ट करते हैं, और जो कहीं कहीं उस कैंडिडेट्स को, उस फीमेल कैंडिडेट्स को जो परेशान करते हैं। सीधे शब्दों में सुंदर कन्या के लिए डाइवर्सन जरूरत से ज्यादा हो जाता है। आप वाले केस से मेरे को एक एग्जाम्पल सेट करके बताओ कि आपने क्या खुद को इस डिस्ट्रैक्शन से बचाया, या आप भी इस डिस्ट्रैक्शन में ट्रैप हो चुके थे? प्लीज बी बोल्ड इन सर, आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सर। सर, मैं सारी लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि आपको लाउड एंड क्लियर अपने माइंड में रहना है कि आप आज इस जनरेशन की वुमन हो, स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आप स्मार्ट हो। आप फिगर आउट कर सकती हो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म गेन क्या है, और आप टेम्पररी प्लेजर से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होती हो। तो सामने वाला तो बेवकूफ है, लेकिन आप बेवकूफ नहीं हो। आपके गोल्स, आपके एम्बिशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमेशा रखेंगे। तो आप कभी भी डिविएट ये छोटी मोटी चीजों से नहीं होगी, बिकॉज आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, और एम्बिशन पूरा करना है तो उसके लिए तो ये सब चीजों में अपना एक सेकंड भी नहीं गंवारना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। एग्जैक्टली और साथ ही साथ में जब आपको लगे कि इस तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, तो एटलीस्ट अपने मॉम डैड, अपने माताजी पिताजी की बातों का आप जरूर रिकॉल करो, है बिल्कुल ना? बिल्कुल, क्योंकि यस सर, वो जो यस आपको चीजें बताते हैं, आपके माइंड में वो प्राथमिकता पे रहनी चाहिए। और उसके यस। बाद ये सेकेंडरी चीजें हैं, तो ना तो बीएफ काम आएगा ना जीएफ काम आएगा। क्या काम आएगा? वो आएगा पीएफ। पीएफ क्या होता है? आपकी जज की सैलरी में से जो प्रोविडेंट फंड का पैसा कटेगा, वो आपके काम है जो, बिल्कुल सही सर, है ना? सर। वो आपके काम है डेफिनेटली। जो आएगा। यस। एग्जैक्टली। ओके, फाइनली मैं आप लोगों को एक खुफिया सीक्रेट बता रहा हूँ अक्षता जी का, जो शायद अभी तक जो है काफी लोगों को नहीं पता हो। जानना चाहते हो? अक्षता जी मम्मी से खूब धुलाई करवाते, मतलब मम्मी जी जो है इनके, वो खूब धुलाई करते थे। और उसके करने के पीछे रीजन भी था। वो क्या रीजन था अक्षता जी मम्मा से खाने के पीछे? सर, दो रीजन थे। पहले तो हम्म, चाइल्डहुड से मैं काफी इंट्रोवर्ट और एंटी सोशल रही हूँ। तो मैं कहीं आती जाती नहीं थी, बहुत ज्यादा रिलेटिव या फ्रेंड्स गेट टुगेदर में भी नहीं जाती थी। तो मम्मा डांटती थी कि क्यों ऐसी बन रही हो, या फिर तुम्हें बाहर जाना चाहिए, लोगों से सीखोगी, बात करोगी, ये सब। तो वो एक पॉइंट था जहाँ पे थोड़ा सा मम्मा थोड़ा चिल्लाती थी। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में जब हम लोग स्कूल जाते थे और मैं टाइम पे नहीं उठती थी, क्योंकि मैं बहुत, आज भी मैं उतनी ही लेजी हूँ, मुझसे नहीं, नींद के चक्कर में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ। तो मैं बस वही डांट मार पिटती थी कि तेरी वजह से मुझे इतना ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, जल्दी जल्दी चोटी गूंथना और जल्दी जल्दी लंच बॉक्स प्रिपेयर करना, टाइम पे उठ जाया करो। तो वो तब मार पिटती थी। चलो, तो दो जगहों पे जो है, एक तो ये कि पहले इंट्रोवर्ट, अभी तो ये मेरे को इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा, आप लोगों को भी नहीं लग रहे होंगे, है ना? अभी तो बोलने में एकदम ये बोल्ड लग रहे हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट पहले थे, मतलब घर में थोड़े से एकदम ये साई नेचर के टाइप, तो एक तो वहां से मम्मा की डांट खाते थे, और एक ये जैसा इन्होंने बताया है कि आलसी वालसी थोड़े बहुत हुआ करते थे। खैर, थोड़ा तो इंसान को आलसी होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब मैं मिलना चाहता हूँ अक्षता जी आपकी मम्मा से, ओके जिन्होंने सर। आपको, मतलब कहते हैं ना कि धुलाई वुलाई तो किया होगा, लेकिन कहीं कहीं उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका गाइडेंस जो है आपको यहाँ तक भी लेकर आया है। यस सर, क्या डेफिनेटली उनसे मिल सर। सकते हैं अभी? हाँ जी सर, जी सर। हम्म।
हेलो मैम, नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत सारी बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ये कहीं की जो आपका एक वो कहते हैं ना गाइडेंस होता है, मार्गदर्शन होता है, माँ का तो जीवन के अंदर सबसे बड़ा रोल है। जी जी और वही चीज एक देख लो, हमारे अक्षता जी फाइनली उस चीज को कंप्लीट करके आ गए जो प्लान किया था जी, इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता है मैम, आपसे मैं इसलिए भी मिलना चाह रहा था कि जी एक कैंडिडेट जो होता है ना, वो कहीं के एक जी हार मान लेता, थोड़ा सा मन जो उसका दुख जाता है, बार बार इन्होंने चौथा इंटरव्यू दिया इस बार, है ना। जी तो ऐसे केस के अंदर कई बार जो मन छोटा हो जाता है, मन टूट जाता है। उस समय जी इन्होंने बताया कि मैं सर, मेरे को मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया वगैरह किया, तो ये तो मेरी मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मम्मा का आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए। जी हाँ, ये टूट तो गई थी सर बहुत ज्यादा। तो हमने इसको बहुत प्रोत्साहित किया, हमने यही कहा कि तू और प्रयत्न कर बेटा, कोई बात नहीं, मतलब इस बार हो ही जाएगा तेरा। और फिर ये क्या, इसकी लगन और मेहनत भी सर इसमें बहुत, ये टूटी नहीं। और इसने अपना प्रयास जारी रखा मतलब। और ये ऊपर हमारा डबल स्टोरी मकान है। ये ऊपर पढ़ाई करती थी तो बिना पंखे, गर्मी के टाइम पे मई जून में भी आप बात मानिए, बिना पंखे के, बिना एसी के पढ़ाई करती थी कि मुझे सुस्ती आती है, मतलब मैं पंखा चालू करती हूँ तो बिना पंखे के पढ़ाई करती थी ऊपर ये। मतलब इतनी, मतलब कितना, मतलब ये है कि मई जून का महीना कितनी कितनी गर्मी पड़ती है बहुत मई में। बहुत गर्मी होती है, और खासकर अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे हो तब तो वो तो एकदम पूरी सेकेंड, गर्मी वही बढ़ वही जाता है एकदम। वही। तो एकांत हमारी, जैसे मैं और मेरा बेटा नीचे रहते थे, बोले कि मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो मैं ऊपर पढ़ाई करूंगी, और इसका रूम भी ऊपर ही है। तो फिर ये ऊपर ही पढ़ाई करती थी। बाकी इसकी लगन भी बहुत, इसने मेहनत बहुत करी सर, बहुत ज्यादा मेहनत करी। और उसके उसी का तो परिणाम है। देखो आज आपको, हम सबको जो है प्राउड फील करने का एक मौका जी इन्होंने दिया है कहीं कहीं। अक्षता, जी ये वाली बात तो आपने मेरे को बताई नहीं, इस तरीके से गर्मी के दिनों के अंदर आप बिना पंखे के तो पूरा एकदम वो पसीना टपक जाता है किताबों के ऊपर। हाँ, यस सर। सो वो कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कैंडिडेट्स इस चीज को ज्यादा नहीं सुने। नहीं, देखो ये अच्छी बात होती है, इनसे पता है इंसान का एक समर्पण दिखता है कि वो किसी चीज के प्रति कितना त्याग कर सकता है। ये आपके अंदर का जिल था जो कहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, थोड़ा गर्मी लगेगा तो लगेगा, और आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। यस। मैम, तो इन्होंने आपकी भी एक शिकायत की मैम, आपने इनको बहुत डांट वाट लगाई थी पहले, नहीं? चलिए, जी जी। तो डांटना भी जरूरी होता है। जी तो जी बस मैम, जी जिस हाँ। तरीके से अक्षता जी हमारे बन गए हैं जुडिशी, उसी तरीके से हमारे दूसरे कैंडिडेट है वो भी जुडिशी की फील्ड में आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद जो है हम सबको जरूर दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को ये आशीर्वाद, मेरा यही कहना है। अब अक्षिता का मैं कहती हूँ सर कि आप बात मानिए, मतलब इतना इनविटेशन आता था हमारे, मेरे हस्बैंड बैंक में है, तो ऑफिसर तो इनविटेशन शादी का, बर्थडे पार्टी का, सब इतनी बढ़िया बढ़िया पार्टियां होती थी, हम जाते थे, मेरा मन बहुत करता था इसको ले जाने का। पर ये बिल्कुल मना कर देती कि मम्मी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, और मैं जाऊंगी तो मेरे से लोग बाग पूछेंगे क्या करती हो, मैं कहाँ हूँ, मतलब अभी तो मैं नहीं चलती। तो ऐसा, तो ये कहीं नहीं, घर में पुलाव वगैरह कुछ भी बना देती इसके लिए, पराठे वगैरह तो खा लेती थी, बाकी ये बिल्कुल नहीं चलती थी साथ में, इसने ये सभी इन्होंने पार्टियों बताया में मुझे कहीं कि आना जाना नहीं। ये इन्होंने बताया कि 3 साल तक इन्होंने पूरा आउटगोइंग डिस्कनेक्ट कर रखा था। ना बिल्कुल कहीं, बिल्कुल। ना कहीं इधर उधर जी जाना वाना वाना, पूरा एकदम डेडिकेशन जी प्रोफेशनल। जी 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 जी, कहीं कहीं नहीं गई ये। अपने नाना जी के यहाँ तक नहीं जाती थी, मेरा मायका यही है लोकल में। पर माँ भी बोले कि नहीं, मैं तो पढ़ाई घर पे ही, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था इसको मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहते हैं कि जब बेटी पढ़ाई करती है ना, तो सबसे ज्यादा टेंशन माँ को होती है। जी वो पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो उसकी सुरक्षा को लेकर टेंशन कि भाई सब जी कुछ ठीक है कि अगर नहीं। जी ऐसे केस के अंदर भी आपने बच्ची को आगे बढ़ाया, तो वाकई में जो ये दुनिया जो कहती है ना कि बेटियों को आगे लाओ, वो सिर्फ कह रही है, लेकिन आपने करके दिखाया। जी जी। तो हाँ मैं भले ही लिंकिंग लॉ के इस चैनल पे भले ही मैं कितने हजारों स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, लेकिन आज दिल से मैं आपको एक स्पेशल सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू सो मच। देखो, अक्षता जी के लिए जज बनना जितना जरूरी था ना मैम, उतना का उतना जरूरी जुडिशियल सिस्टम को इस तरह के जज प्राप्त जी करना। जी जी। मतलब कहते हाँ हैं ना कि बिल्कुल, दोनों हाथ से ताली बजती है, तो ये स्टूडेंट है और ये ये सिस्टम है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यदि कि हमारा साथ भी नहीं होता, या ये भी साथ, ये भी अपने हथियार सर डाल देती,
ये भी अपना साहस खो देती तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ भी नहीं कर पाते। ये कह देती कि मुझे पढ़ना ही नहीं अब मतलब, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली बट ये ऐसा कहने वाले है ही नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो सफर शुरू हुआ है, आप देखना आगे ये सफर हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज तक जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मेरे मच। दिल के वर्ड्स हैं, और डेफिनेटली जो इनके मन में समर्पण है ना, वो जी। जिनको बहुत आगे लेके जाने वाला है, और इनकी जी। रिटायरमेंट को जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर्ड कराए, ऐसी भगवान से हमेशा मेरी जी थैंक यू वेरी मच सर। आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके अक्षिता जी, चलो फिर आपसे कनेक्ट होता रहूंगा, और मुझे वो क्वेश्चन भेजना ताकि उन कैंडिडेट्स को मैं जरूर शेयर करूं। ओके, हाँ जी सर, जी इंटरव्यू के। जी ओके, सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक मैम, अगेन प्रणाम। थैंक यू।